हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रदरफोर्ड मॉडल पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम जे थॉमसन मॉडल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा क्लास 9th एंड 11th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, बट हम 11th की क्लास से रीड इसको कर रहे हैं, जिसमें हमारा क्लास 9th का भी सारा टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले अपना वर्क। रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट्स, जो रदरफोर्ड थे और उनके जो स्टूडेंट्स थे उनका नाम था हंस गिगर एंड अर्नेस्ट मार्स्टन। दोनों ने छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए बम्बार्डेड वेरी थिन गोल्ड फॉइल विद अल्फा पार्टिकल्स। उन्होंने जो बम्बार्डमेंट की थी इस मॉडल में, तो वो किसके थ्रू की थी? गोल्ड फॉइल पर विद अल्फा पार्टिकल्स के साथ में। तो क्वेश्चन हमारा यहीं से अराइज आएगा कि जो फॉइल थी वो कौन सी थी? गोल्ड फॉइल। और कौन से पार्टिकल्स है? दैट वाज अल्फा पार्टिकल्स। रदरफोर्ड फेमस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो ये रदरफोर्ड का फेमस एक्सपेरिमेंट है, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर 2.5। चलिए हम फिगर 2.5 देखते हैं। ये हमारी फिगर 2.5 है, दिस वन, जिसमें ये फोटोग्राफिक प्लेट है और यहाँ पर जो ये गोल्ड की फॉइल है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं। ये लेड की प्लेट है और ये यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं। स्ट्राइक करने के बाद हम इस मॉडल में देखेंगे, स्ट्राइक करने के बाद ये इस गोल्ड की फॉइल से बाहर जाते हैं या इधर डिफ्लेक्ट होते हैं, इधर होते हैं, या फिर ये जो हमें डिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है, हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। बट ये हमारी इमेज है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की। A stream of high energy alpha particles from a radioactive source was directed at a thin foil। ठीक है, ये क्या किए थे? जो ये अल्फा पार्टिकल्स थे ये कहाँ पर गए थे? थिन फॉइल के ऊपर गए, जिसकी थिकनेस कितनी थी? अब अबाउट 100 नैनोमीटर ऑफ गोल्ड मेटल। 100 नैनोमीटर की थी, किसकी? गोल्ड मेटल की। जो थिन गोल्ड फॉइल है वो सर्कुलर फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन जो है उसके अराउंड थी। देखिए, जो ये रही फोस्फोरिक प्लेट जो है, जिसको हम जिंक सल्फाइड, ठीक है, ये इसके अराउंड में है, इसके चारों ओर है। जब हम अल्फा पार्टिकल्स जो इसमें जा रहे हैं, इसके अल्फा पार्टिकल्स जब ये स्ट्राइक करते हैं स्क्रीन पर, तब क्या होती है? एक फ्लैश लाइट ऑन होती है उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वर क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। जो इसका रिजल्ट था वो अनएक्सपेक्टेड था, कि मतलब ऐसा रिजल्ट भी हो सकता है। थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग जो मास होता है हर एक गोल्ड एटम इन द फॉइल शुड हैव बीन स्प्रेड इवनली ओवर एंटायर एटम। थॉमसन ने ये बताया था कि जो प्रोटॉन्स हैं वो क्या थे? पूरे एक डिस्ट्रीब्यूटेड थे, पूरी तरह से एम्बेडेड। और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या कर रहे थे? रिवॉल्व कर रहे थे। बट it was expected that particles would slow down and change direction only by a small angles as they pass through the oil। ये था कि ये एक्सपेक्टेड था कि जो पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे क्या कर लेंगे? वापस आ जाएंगे, छोटे से डायरेक्शन के बाद ही, थोड़े से चेंजेस के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेंगे स्मॉल एंगल से। बट यहाँ पर कुछ और ही ऑब्जर्वेशन मिली। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी? जो ज़्यादातर पार्टिकल्स थे वो पास कर गए इस गोल्ड फॉइल से विदाउट अनडिफ्लेक्टेड। मीन्स वो जो फॉइल लगी हुई थी इसके बाहर आर पार चले गए, वापस नहीं आए। लेकिन कुछ ऐसे थे जो अल्फा पार्टिकल्स जो है छोटा सा एंगल बनाते हुए चले गए। और कुछ ऐसे भी थे, वेरी फ्यू पार्टिकल्स, 20,000 में से लगभग एक ऐसा था जो वापस टकरा कर सेम 180 डिग्री पर वापस आ गया। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन जो है देखी गई। सबसे पहले ये कुछ तो जो है गोल्ड फॉइल में से चले गए, किसी ने जो है छोटे छोटे एंगल्स बना के डिफ्लेक्शन ले ली, और कुछ ऐसे पार्टिकल्स निकले अबाउट 20,000 में से कुछ एक दो ऐसे पार्टिकल्स थे जो बाउंस बैक करके वापस 180 डिग्री से टकरा कर आ गए। On the basis of observation, Rutherford drew the following conclusion regarding the structure of atom। उन्होंने जो है इन सब के ऑब्जर्वेशन के बाद में उन्होंने ये बताया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, कि कुछ तो जो है इस में एटम में जो स्पेस है वो क्या है? खाली है। तभी तो वो अल्फा पार्टिकल्स जो है पास किए गए और फॉइल को अनडिफ्लेक्टेड करते हुए आर पार चले गए। मीन्स एटम क्या था? खाली था, कुछ पार्ट उसका क्या था? खाली था। अ फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्ट, लेकिन जिसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो गए? वो डिफ्लेक्ट होकर वापस आ गए।
द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू एनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स। उन्होंने बोला कि जो एटम है अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज है तो हो सकता है कि उस गोल्ड जो फॉइल है वहाँ पर भी क्या हो, पॉजिटिव हो, जो थोड़ा सा क्या हो गया हो, वापस से आ गए हों, क्योंकि दोनों में क्या हो गया, रिपल्शन हो गई हो। इज़ नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द एटम एज अ थॉमसन हैड प्रीज्यूम्ड। थॉमसन ने कहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरी तरह से स्प्रेड नहीं हो रखा है, वो एम्बेडेड है, कुछ एक सर्टेन प्लेसेस पर है। द पॉजिटिव चार्ज हैज़ टू बी कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम दैट रिपेल्ड एंड डिफ्लेक्टेड द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल। तो ये एज्यूम किया गया कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो भी क्या थे, प्लस थे, और जो गोल्ड फॉइल थे उस पर भी क्या था, प्लस चार्ज था, तो इसलिए वो वापस डिफ्लेक्ट होते हुए वापस आ गए कुछ एंगल बनाते हुए। Calculation by Rutherford show that the volume occupied by the nucleus is negligible, small as compared to total volume of the atom। तो जो रदरफोर्ड है उन्होंने ये शो किया कि जो न्यूक्लियस है वो जो क्या था, जो उसमें ऑक्यूपाई किया है वॉल्यूम, वो नेग्लिजिबल के बराबर है, बहुत छोटा वॉल्यूम है, इसलिए जो टोटल वॉल्यूम एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम, टोटल वॉल्यूम के बराबर क्या था, नेग्लिजिबल था। और जो रेडियस उन्होंने ली थी वो अबाउट कितनी ली थी, 10⁻⁻10 मीटर। अब देखो क्वेश्चन हमारा यहाँ से आएगा कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में जो रेडियस थी एटम की वो कितनी थी, वो तो 10⁻10 मीटर, वाइल दैट ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस कितना है, 10⁻15 मीटर। One can appropriate this difference in size by realizing that if a cricket ball represent a nucleus, अगर एक क्रिकेट बॉल है वो हम न्यूक्लियस मान रहे हैं, then radius of the atom would be about 5 किलोमीटर, और जो 5 किलोमीटर तक क्या होगी वो चली जाएगी, तो ये क्या होगी, उसकी रेडियस होगी, दैट इज़ 5 किलोमीटर क्या होगा, रेडियस हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन, इन अबव ऑब्जर्वेशन के बेस पर जो कंक्लूजन निकला, रदरफोर्ड ने प्रपोज किया न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अनुसार जो पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वॉज डेंसली कंसंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन। उन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, वो कम है, एक्सट्रीम छोटे से एक रीजन में ही है। दिस इज़ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम वॉज कॉल्ड न्यूक्लियस, और उसी को क्या कहा, न्यूक्लियस कहा। उन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरी जगह पर नहीं फैला हुआ, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पर एक छोटे से रीजन में है, तो उनको क्या बोल देगा, दैट वाज अ न्यूक्लियस बाय द रदरफोर्ड। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, और इसके चारों तरफ क्या घूम रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर जो है वो मूव कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, और जो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से जो है घूम रहे हैं, और उसका जो पाथ है वो क्या है, सर्कुलर पाथ, इसको क्या बता दिया गया, दैट इज़ ऑर्बिट। रदरफोर्ड मॉडल जो था एटम का वो सोलर सिस्टम की तरह बताया गया कि जिस तरह से जो सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते रहते हैं, तो न्यूक्लियस भी जो है किसका रोल प्ले कर रहा है, एक सन का रोल प्ले कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसका प्ले कर रहे हैं रोल, दैट इज़ प्लैनेट। इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को दोनों को जोड़ दिया जाए बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें कौन सी फोर्स है, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये था रदरफोर्ड का मॉडल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है और बिल्कुल क्लियर मॉडल है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर। द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स। हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसको क्या बोला गया, दैट इज प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। एज एस्टेब्लिश्ड अर्लियर, द चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज इक्वल टू बट अपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बोला कि जो प्रोटॉन का जो चार्ज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। अगर यहाँ पर 1 है तो न्यूट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 1 है, बट लेकिन उनके जो साइन है वो क्या है, अपोजिट है। प्रोटॉन को हम प्लस से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम माइनस से डिनोट करते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर Z। अगर किसी जो एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट किया गया, दैट इज Z, और ये बताया गया है कि किसी भी एटम के अंदर अगर प्रोटॉन अगर 1 है तो उसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 1 होगा। तो एटॉमिक नंबर को जो है कैलकुलेट करने के लिए इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज 1, इन सोडियम एटम इट इज़ 11, क्योंकि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 11 है, और इसके अंदर प्रोटॉन्स भी कितने हैं, दैट इज 11। इन ऑर्डर टू कीप द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ protons atomic Z. For example, the number of electrons in hydrogen atom and sodium atom is 1 and 11। जैसे एटॉमिक नंबर को इन्होंने बोल दिया कि किसके इक्वल है, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। वाइल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन्स की वजह से है, जो मास ऑफ द
न्यूक्लियस ड्यू टू द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब देखो एटॉमिक नंबर को तो कैलकुलेट करने के लिए बता दिया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी न्यूट्रल एटम के इक्वल होता है। बट जब एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे तो उसमें क्या होता है, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, इसका एटॉमिक मास मिलेगा। A proton and neutron present in the nucleus are collectively known as nucleons। न्यूक्लियंस का मतलब क्या होगा, हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियंस। जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है किसी न्यूक्लियस के अंदर इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं दैट इज नोन एज न्यूक्लियंस। द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इज टर्म्ड एज मास नंबर। तो इसी को क्या बोला जाएगा, दैट इज मास नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज नोन एज न्यूक्लियंस एंड दिस इज ऑल्सो मास नंबर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज आइसोबार एंड आइसोटॉप्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा क्लास 9th का सारा हम जो है इसमें कवर अप कर रहे हैं क्लास 11th में। द कंपोजिशन ऑफ एनी एटम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द नॉर्मल एलिमेंट सिंबल एक्स। अगर हम किसी की एलिमेंट को एक्स से डिनोट कर रहे हैं तो उसका जो सुपरस्क्रिप्ट होगा लेफ्ट साइड में एज द एटॉमिक मास एंड द जेड सबस्क्रिप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज द एटॉमिक नंबर। देखो जैसे मान लो हमने ये हाइड्रोजन लिया, यहाँ पर मैंने 1 लिखा और यहाँ पर भी मैंने 1 लिखा, तो ये मेरा क्या हो गया, दैट इज जेड और दैट इज ए। दिस इज एटॉमिक नंबर एंड दिस इज एटॉमिक मास। आइसोबार्स आर द एटम्स विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोबार्स हम उनको बोलते हैं जिनका जो मास नंबर क्या होता है वो एक जैसा होता है बट एटॉमिक नंबर में क्या होता है, डिफरेंस होता है। जैसे कार्बन है, कार्बन का 6 और यहाँ पर नाइट्रोजन का क्या है 7। देखो दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। कार्बन का 6 और यहाँ पर कितना है 7, बट इसका जो एटॉमिक मास है वो क्या है 14। और यहाँ पर सी हम सबको पता है कार्बन डेटिंग में यूज़ होता है C14, तो इसका भी क्या है 14 एटॉमिक मास है। अब जहाँ पर एटॉमिक मास सेम होगा हम उनको आइसोबार्स कहते हैं और इसी तरह इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा, उनको आइसोटॉप्स कहते हैं। इट मीन्स जब आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर, जहाँ पर जो ये बेस होगा इनका एटॉमिक नंबर होगा वो सेम होगा बट मास नंबर क्या होगा वो डिफरेंट होगा, दैट इज नोन एज आइसोटॉप्स। It is evident that the difference between the isotopes is due to the presence of different number of neutrons। अब जो क्वेश्चन आएगा कि बताओ कि जो डिफरेंस है आइसोटॉप्स क्यों होते हैं अलग अलग, इनका जो है एटॉमिक नंबर डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है डिफरेंट न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, उसकी वजह से क्या होता है चेंज हो जाता है। कंसिडरिंग द हाइड्रोजन एटम अगेन 99.985% ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन्स ओनली 1 प्रोटोन। इसमें क्या होता है सिर्फ एक प्रोटोन होता है। दिस आइसोटॉप इज कॉल्ड प्रोटियम। हाइड्रोजन H1 इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर भी 1 है, हम इसको क्या बोलते हैं प्रोटीनियम। लेकिन जो दूसरे कुछ और हाइड्रोजन के हमने आइसोटॉप्स लिए हैं जहाँ पर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन पाया जाएगा उसको बोला जाएगा ड्यूटेरियम। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को दोनों को जोड़ दिया जाए तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, जिससे हमारा क्या मिलता है एटॉमिक मास मिलता है। तो ये क्या हो गया ड्यूटेरियम, जिसको हम बोलते हैं 1 और यहाँ पर 2। एंड द अदर वन पोसेसिंग 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, जिसमें दो न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, तो दोनों को 2 + 1 3, दैट इज ट्राइटियम। तो ये इसका एग्जाम्पल है हमारा आइसोटॉप्स का, जो हमारा मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है। और कुछ और भी है आइसोटॉप्स जो हमारी अर्थ पर पाए जाते हैं जिनको हम कॉमनली, जैसे कार्बन एटम्स है जिसमें 6 7 8 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं बिसाइड 6, जैसे कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन 6, यहाँ पर 12 13 14। अब देखो ये क्या है, जहाँ पर अभी हमने पढ़ा था जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है, तो हम उनको क्या बोलते हैं। अभी जैसे हमने देखा यहाँ पर प्रोटीन में ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में इनका जो एटॉमिक नंबर था सबका क्या था 1 बट मास नंबर क्या था अलग था, तो दीज आर आइसोटॉप्स। तो कार्बन 6 12 13 14 दीज आर आइसोटॉप्स। क्लोरीन एटम्स कंटेन 18 and 20 न्यूट्रॉन्स बिसाइड 70 प्रोटॉन्स। देखो क्लोरीन 17 लेकिन यहाँ पे 35 और यहाँ पर 37, दीज आर ऑल्सो आइसोटॉप्स। Lastly, an important point to mention regarding isotope is called that chemical properties of atoms are controlled by the number of electrons। देखो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाते हैं, बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। लेकिन डिटरमाइन किसके थ्रू होते हैं, वो प्रोटॉन्स के अंदर, के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस हैव वेरी लिटल इफेक्ट ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज।
जो न्यूट्रॉन है उनका काफ़ी कम इफेक्ट होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे, लेकिन जो मेनली इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का होता है। देयरफॉर ऑल द आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल बिहेवियर, इसीलिए क्या कर रहे हैं, सेम केमिकल बिहेवियर कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हम इसकी सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें तीनों फाइंड आउट करते हैं। ब्रोमियम का 35 और 80 दिया हुआ है। जेड दैट इज 35, ए इज 80, स्पीसीज इज न्यूट्रल। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 80 माइनस 35 दैट इज 45 इज न्यूट्रॉन्स। सेम हेयर। अभी हमने इनके बारे में पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम रदरफोर्ड मॉडल की जो ड्रॉबैक्स है कि उसमें क्या क्या कमियां रह गई थी जो उन्होंने समझाया था बट वो बाद में क्यों नहीं हो पाई, तो हम उसकी ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम अपना बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। फिर हम वेव नेचर पढ़ेंगे, ड्यूअल नेचर डी ब्रोगली का पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपना हाइबर हेजनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो हम अभी हमारा जो चैप्टर है वो काफ़ी लेंदी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस तरह से जो है किया था, प्लैंक्स थ्योरी पढ़ेंगे, क्वांटम फिजिक्स जिसको बोलते हैं क्वांटम थ्योरी, ये हम पढ़ेंगे। आइंस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे हम, ड्यूअल नेचर पढ़ेंगे। हमारा जो चैप्टर है वो काफ़ी लेंदी है क्योंकि हम 11th क्लास का कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो 9th क्लास का तो जब अभी कवर अप हो जाएगा। बस एक थोड़ा सा टॉपिक और बचा है जिसमें हमारा बोर का मॉडल होगा। उसके बाद हमारा 9th में इतना ही टॉपिक होगा, बट ये बाकी का सारा जो टॉपिक है ये क्लास 11th का है, जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि जो चैप्टर है वो काफ़ी लेंदी चैप्टर है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।